हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे अपने चैनल ब्रेनफुल स्टडी पर, जहां हम लोग बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट, यानी कि बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट है उसका यूनिट फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और फिर 4 साल यानी कि 4 साल के आपके पीवाईक्यू को सोल्यूशन देखेंगे कि इस चैप्टर से हमारे पास किस प्रकार के क्वेश्चन को पूछा गया है। विश्वास मानिए इस प्रकार का ही क्वेश्चन आपको इस बार 2026 में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 4 साल का हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, 4 साल के यहाँ पर पीवाईक्यू को डिस्कस किया है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लोग वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं आपको, और इस पूरे प्रूफ के साथ बताएंगे कि भैया देखो यही आपके पास आने की चांसेस है। सारे वीडियो को आप लोग पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ जरूर देखिएगा। चीजें आपको मेंशन की हुई यहाँ पर मिलेंगी, उसको जरूर पढ़िएगा। साथ ही एक बात हम बता देना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे पास इस बोर्ड की पीपीटी हम लोग सब डाल दिए हुए हैं, तो उस लिंक पर जाकर आप इस पूरे पीपीटी को प्राप्त कर सकते हैं, तो डाउनलोड कर सकते हैं और पीपीटी लेकर आप एंजॉय कर सकते हैं। आइए बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 2024-25 का एक क्वेश्चन है, यानी कि इसके पहले वाले बच्चे जो इस समय 3rd सेमेस्टर में है उन्होंने इस पेपर को दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले आपसे क्या कह रहा है, कि फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपके पास यहाँ पर दे दिया है, इसका आइगन वैल्यू प्राप्त करने के लिए कह रहा है, यानी कि सेक्शन ए का सवाल है, 2 नंबर का सवाल है, इसको हम लोग यहाँ पर डील करने का प्रयास करेंगे। सबसे आसान तरीका होता है मैट्रिसेस में, सबसे पहली कंसेप्ट ये मानकर चलिए शॉर्ट सेक्शन ए में आपको आइगन वैल्यू निकालने के लिए दिया ही जाएगा, तो इसको एक बार ध्यान से आप लोग जरूर देखिएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है, इसका हमें आइगन वैल्यू प्राप्त करने के लिए क्या प्राप्त करना होगा, सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना होगा, फिर इसके रूट को निकाल देंगे तो हम कहेंगे क्या हमारे पास यही इसका आइगन वैल्यू होता है। तो आइए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सबसे पहले लिखते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास किस प्रकार से होता है, तो डिटर्मिनेंट होता है ए माइनस लेब्डा आई, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास होता है 0, तभी हम लोग इसे इक्वेशन कहते हैं। तो हमारे पास इसका इक्वेशन किस प्रकार से लिखना होगा, तो आप लोग एक बार देख सकते हैं कि हम इसको क्या कर सकते हैं। ये डिटर्मिनेंट हो गया हमारे पास, ए हमारे पास पूरा मैट्रिक्स ये बनकर आ जाता है, ए मैट्रिक्स को हम लोग सिंपली लिख देते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन थीटा और फिर यहाँ पर माइनस कॉस ये थीटा, ठीक है, मैट्रिसेस बंद, और फिर यहाँ पर माइनस लगाएंगे लेब्डा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे 2 क्रॉस 2 का, तो ये हो जाएगा 1 0 और 0 1। हम आपसे ये बात बता देना चाहते हैं, इन सबका डिटरमिनेंट निकालना है। पहले क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसलिए हम इतना ज्यादा कर रहे हैं, बाकी आपको सिंपली मैं लिखने के लिए बता दूंगा कि भैया क्या करना है कि डायगोनल एलिमेंट में से जैसे कॉस थीटा माइनस लेब्डा यहाँ पर लिख दोगे तो भी बात हमारे पास ये पूरा वाला ही निकल कर आएगा। ये हमारे पास क्या इंप्लाई करेगा कि भैया ये हमारे पास डिटरमिनेंट हो जाएगा किसका, तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और फिर यहाँ पर है हमारे पास माइनस साइन थीटा और यहाँ पर है माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये हमारे पास एज इट इज है। माइनस यहाँ पर लगाएंगे, ये लेब्डा हमारे पास अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया लेब्डा, फिर यहाँ पर आएगा 0 फिर 0 और लेब्डा, ये अब इसका डिटरमिनेंट हमें यहाँ पर बात करना है। ले देकर हम इस बात को इस प्रकार से कह सकते हैं कि हमारे पास ये क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा हमारे पास यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस थीटा, अब फिर यहां से माइनस ये लेब्डा हो गया, तो यानी कि डायगोनल में हमें माइनस लेब्डा हो जाएगा माइनस साइन थीटा अपॉन यहाँ पर क्या आएगा माइनस साइन थीटा, यहाँ पर माइनस 0 करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन डायगोनल यहाँ माइनस कॉस थीटा और माइनस यहाँ पर हमें लेब्डा करना है, ये माइनस है हमारे पास, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस कॉस थीटा माइनस लेब्डा, ठीक है। हर क्वेश्चन हम लोग इस प्रकार से नहीं कर रहे होंगे, यहाँ पर हमने बेसिकली समझा दिया है, एक बार हमने समझा दिया है। देखो जब भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रहे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें करना ही क्या है, हमें पूरा प्रोसीजर ही लिख देना, भाई क्या कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, भाई हमें पूरा जब लिखे रहते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं कि इधर यहाँ पर हम लोग आते हैं, हमारे पास क्या दिस इंप्लाइज कि हमारे पास ये टर्म क्या बना हुआ है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, यानी कि कॉस थीटा माइनस लेब्डा, फिर यहाँ पर है हमारे पास माइनस साइन थीटा और यहाँ पर है हमारे पास माइनस साइन थीटा और यहाँ पर है हमारे पास माइनस कॉस
थीटा माइनस लेब्डा। ठीक है, इसका हमें क्या करना है सर, डिटर्मिनेंट प्राप्त करना है, डिटर्मिनेंट इसका हमें निकालना है और इन सब का हमें इक्वेशन यहाँ पर इक्वेट टू जीरो करते रहना है। ठीक है, इसको आप इक्वेट टू जीरो करते रहें, इक्वेट टू जीरो करते रहें। हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, लेकिन इसका डिटर्मिनेंट निकालना आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, इसलिए हमारे पास एक और मेथड होता है। मेथड क्या होता है सर, तो मेथड होता है कि हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस केस में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस प्रकार से लिखते हैं कि हम लोग लिखते हैं दिस इंप्लाइज लेब्डा स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल और फिर यहाँ पर प्लस करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इक्वल कर देते हैं हम लोग, इस टर्म को इक्वल कर देते हैं हम लोग जीरो के। ये हमारे पास पूरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनकर आता है, तो इसको आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। आप चाहें तो आप इस पूरे टर्म का डिटर्मिनेंट निकालें या फिर आप लोग डायरेक्टली इस टाइप में मेंशन कर देंगे, आंसर आपका सेम आएगा। एग्जामिनर बिल्कुल नंबर नहीं डिडक्ट होगा, साथ ही एग्जामिनर पर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि भैया देखो ये बच्चा इस फार्मूले को भी जानता है कि 2x2 का मैट्रिक्स निकालना है हमें आइगन वैल्यू के लिए, तो हम लोग इस प्रकार से काम कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो डिटर्मिनेंट उसका निकालेंगे तो भी सेम चीज निकल कर आएगा। यानी कि हमारे पास यहाँ से क्या निकल कर आया, इसको आप लोग एक बार देख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे लेब्डा स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ पे इस चीज को मेंशन कर दें कि देखो भैया हमारे पास सम ऑफ डायगोनल क्या आ रहा है, डायगोनल सम ऑफ डायगोनल हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा इस मैट्रिक्स का, तो cos थीटा माइनस cos थीटा, यानी कि हमारे पास यहाँ पर सम ऑफ डायगोनल क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जीरो निकल कर आएगा। तो यह सम ऑफ डायगोनल हमारे पास जीरो निकल कर आएगा। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकल कर आएगा, तो ए का डिटर्मिनेंट आप देखिए cos स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस लगाकर हमारे पास क्या निकल कर आएगा, इसको एक बार देख लेते हैं। ये क्या निकल कर आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पर क्या हमारे पास, तो सर cos थीटा यहाँ पर हमारे पास था माइनस साइन थीटा, यहाँ पर हमारे पास था माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ पर हमारे पास था माइनस cos थीटा। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या निकल कर आएगा, तो ये निकल कर आएगा सर cos स्क्वायर थीटा माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमारे पास था तो यहाँ पर माइनस आएगा, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास आएगा। इसको इंप्लाइज यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है सर 1, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास -1 निकल कर आएगी। इन टर्म की वैल्यू हमारे पास 1 निकल कर, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या निकल कर आया, -1 निकल कर आ गया। अब आप यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से हम लोग इस बात को ले जाकर लिखने का प्रयास करेंगे, तो ये हमारे पास टर्म क्या निकल कर आएगा, ये हो जाएगा लेब्डा स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ पर लेब्डा भी होता है ना, सम ऑफ डायगोनल हमारे पास निकल कर आया है 0, लेब्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या निकल कर आया है -1, यानी कि यहाँ पर -1 इक्वल कर दिए हम लोग यहाँ पर 0 के। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा लेब्डा स्क्वायर और ये टर्म पूरा 0 हो गया, यहाँ पर लिखेंगे -1 इक्वल टू हमारे पास निकल कर आ जाएगा सर 0। यहाँ से हमारे पास इक्वल क्या होगा, लेब्डा स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा सर 1, और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि सर लेब्डा की वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगी क्या, ये हो जाएगी +-1, या फिर आप यहीं पे कह सकते हैं कि सर दिस इंप्लाइज लेब्डा 1 इक्वल हमारे पास हो जाएगा 1, या फिर लेब्डा 2 इक्वल हमारे पास हो जाएगा -1। ठीक है, आई थिंक आपने यहाँ पे तक बात को समझा कि सर हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस प्रकार से निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट ही हमारे पास क्या होता है सर, आइगन वैल्यू होता है। तो इस पूरे कंडीशन को हमने समझा। सबसे पहले देखिए मिनिमम नंबर, यानी कि शॉर्ट आंसर में आएगा 2 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, तो इसको आइगन वैल्यू को निकालना जरूर से सीख लीजिएगा। साथ ही एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि अगर 2x2 का मैट्रिक्स होता है तो हम लोग फॉर्मेट से सॉल्व करते हुए आएंगे और इसका डिटर्मिनेंट आप चाहे तो निकाल लीजिए, या फिर आप फार्मूले का, ये वाली फार्मूला का यूज कर लें कि लेब्डा स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल लेब्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर 0 है। ठीक है, हम तो यही प्रयास करेंगे कि भैया इसी को हम लोग यूज करें, क्योंकि हमारे पास सिलेबस में मेंशन्ड है, लेकिन बहुत सारे टीचर नहीं बताते हैं। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ इसी टर्म को आप लोग यूज करना, और ये दोनों हमारे पास आइगन वैल्यू है। ये लिख सकते हैं लेब्डा 1 इक्वल आर आइगन वैल्यू, आर आइगन वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास आंसर था, तो इसको आप लोग यहाँ पर आंसर करके मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास रिसेंटली पूछा गया है, 2024-2025 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके पास 7 मार्क्स में पूछा गया है। ठीक है, 7 मार्क्स,
यानी कि यह आपके पास सेक्शन बी का सवाल हुआ है, सेक्शन बी का क्वेश्चन आपके पास है। किस प्रकार से क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एंड क्यू सच दैट पी ए क्यू इज इन नॉर्मल फॉर्म वेयर ए हमारे पास यहाँ पर गिवन है। ठीक है, आपसे एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, नॉर्मल फॉर्म होता क्या है। तो नॉर्मल फॉर्म के लिए आपको क्या करना होता है सर, नॉर्मल फॉर्म हमारे पास मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में सर ऊपर या फिर नीचे मतलब कहीं भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक पेज के लेकर हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है कि भैया देखो हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो या तो कॉर्नर में, जैसे यहाँ पर लेते हैं 1 0 0 1 0 0 1 0 1 और यहाँ पर 0 0 0 और यहाँ पर 0 0 0 0, ये आपके पास 4x4 का मैट्रिक्स है। 4x4 का हमारे पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स है। आप देख सकते हैं क्या कि यहाँ से यानी कि और ये टर्म हमारे पास आइडेंटिटी बन रहा, बाकी एक रो पूरा जीरो है और एक कॉलम हमारे पास पूरा जीरो है। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल फॉर्म हो जाता है। बेसिकली इसे डिनोट करने का एक तरीका ये होता है कि हम लोग लिख दें IR 0 0 0। ठीक है, अगर यहाँ पर अच्छा R क्या होता है, तो इस नॉर्मल फॉर्म के मैट्रिक्स का रैंक होता है। जैसे कि आप यहाँ पर 3x3 का मैट्रिक्स है, ये हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका रैंक जो होगा वो हमारे पास 3 होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ मतलब कॉर्नर में आपके पास आइडेंटिटी बन जाए या फिर आप कहें तो यहाँ ऊपर IR हो जाए, नीचे एक कॉलम पूरा जीरो हो जाए, एक रो पूरा जीरो हो जाए, या फिर आप कहें तो एक रो पूरा जीरो है IR और फिर यहाँ पर इस टाइप का जीरो हो गया, या फिर केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसी को भी हम लोग नॉर्मल फॉर्म ही कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीचे एक रो पूरा जीरो हो जा रहा, बाकी ऊपर हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। तो ये बात आपको नॉर्मल फॉर्म में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आइए हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन में कहा है फाइंड टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एंड Q सच दैट PAQ इज इन नॉर्मल फॉर्म वेयर इक्वल हमारे पास कुछ इस प्रकार से गिवन है। तो इसको सॉल्व करने का हमारे पास एक तरीका होता है, बेहद शानदार सा तरीका होता है। इसको हम लोग देखेंगे और इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये 3x4 का है, 3x4 का एक हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स है। 3x4 का मैट्रिक्स है। 3 हमारे पास क्या है सर, 3 हमारे पास रो है और 4 हमारे पास क्या है सर, 4 कॉलम है, यानी कि RC। मैं आपको R और C का पोजीशन क्यों दिखा रहा हूं, ये आपके लिए जरूरी है कि इसको सॉल्व करने के लिए। आइए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कलर को चेंज करते हैं और इसे करने का प्रयास करते हैं। चलिए हम जानते हैं वी नो दैट कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस A मैट्रिक्स को लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से I3 इंटू A इंटू I4। अब आप कह रहे होंगे सर I3 आपने क्यों लिया और I4 आपने क्यों लिया, तो ये मैं आपसे बता देना चाहता हूं। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं तो नॉर्मल फॉर्म में आपके P एंड Q के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए R हमारे पास 3 है और कॉलम हमारे पास क्या है, कॉलम हमारे पास 4 है, इसलिए हम लोग A में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4 लिखेंगे। ठीक है, ये 3 हमारे पास यहां से आया है और 4 हमारे पास यहां से आया है। और एक और बात आप जानते हैं कि नॉर्मल मैट्रिक्स में जब भी आप कोई मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हैं तो वहां पर रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन दोनों के यूज करते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में हम लोग रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन दोनों को यूज कर सकते हैं। जैसे कि इक्लोन फॉर्म, आप जब इक्लोन फॉर्म में किसी मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हैं तो वहां पर केवल रो ऑपरेशन यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप रो और कॉलम दोनों यूज कर सकते हैं रिस्पेक्टिवली। मैं इस बात को भी बता देना चाहता हूं, अगर I3 में मान लीजिए A मैट्रिक्स को हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं और रो मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है तो हमें I3 में रो ऑपरेशन लगेगा। बाकी अगर A में हम लोग कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो I4 में हमें कॉलम ऑपरेशन मिलेगा, क्योंकि हमारे पास I4 से है वो कॉलम मैट्रिक्स है, वो इस मैट्रिक्स से रिलेटेड है, इस 4 से रिलेटेड है, और रो मैट्रिक्स जो I3 है हमारे पास वो A मैट्रिक्स के रो से रिलेटेड है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसे डन करने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, पूरे डन ही करते हैं। ए मैट्रिक्स को हम लोग I3 और I4 के रूप में लिखेंगे, हमेशा ये काम कर रहे होंगे जब भी इस प्रकार का रिडक्शन दिया होगा। तो आइए ए हमारे पास गिवन है तो ए को हम लोग एज इट इज लिख देते हैं। भाई ए हमारे पास क्या गिवन है, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है सर 1 3 6 -1, और फिर यहां पर गिवन हमारे पास 1 4 5 +1, यहां पर गिवन हमारे पास 1 5 4 एंड 3। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इक्वल हमारे पास I3 मैट्रिक्स क्या बनेगा सर, तो I3 मैट्रिक्स बनेगा हमारे पास 1 0 0 0 1 0
0 0 1 हमारे पास, ये हमारे पास I3 मैट्रिक्स बनेगा 3 क्रॉस 3 का। और फिर हमारे पास एक वाइजिटीज लेकर चलेंगे और फिर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा I4 मैट्रिक्स। ठीक है, I4 मैट्रिक्स हमारे पास किस प्रकार से बनेगा, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर बनेगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1, यानी कि ये हमारे पास I4 मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, 4 इंटू 4 का ये I4 मैट्रिक्स बन गया। हमें चीजें क्या करना है, ए मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हुए चलना है, यानी कि हम लोग ए मैट्रिक्स को क्या करेंगे, रिड्यूस करते हुए चलेंगे और इसे हम लोग नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको हमें बनाने का प्रयास करना है। इस पूरे ए मैट्रिक्स को हमें क्या बनाना है सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। बाकी इधर ऑपरेशन हम लोग यूज करते हुए चलेंगे। ठीक है, आइए हम लोग इस चीज को डन करते हैं। तो इस पेज पे हैं हम, किस पेज पे हैं, हाँ इस पेज पे। तो इसको हम लोग करते हैं कॉपी, कॉपी हो जा भाई, कॉपी हो गया। और बाकी ओ भाई, हाँ थोड़ा सा बोर्ड की समस्या है क्या, मैं यहाँ से अंडू कर सकता हूँ ना। क्या हुआ भाई, चलो ठीक है। अब मैं इसे रिमूव कर सकता हूँ यहाँ से। मुझे मैट्रिक्स बार बार कॉपी ना करना पड़े इसलिए हमने यह काम किया, लेकिन हमको लग रहा है कि ये चीजें थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट पड़ने वाला है। क्या हुआ, हाँ ये चल जाए तो और बेहतर है, किनारे चल जाओ भाई। चल जा चल जा चल जा चल जा, बोर्ड का तमाशा देखते हुए हम लोग इधर आए। चलिए ठीक, अब हम करने का प्रयास करते हैं इधर से इस पूरे टर्म को। उठा ली, ठीक है। हमें करना क्या है, हमें करना है कि इस ए मैट्रिक्स का ऑपरेशन हमें यूज करते रहना है। ठीक है, इस ए मैट्रिक्स का ऑपरेशन हमें यूज करते रहना, और जैसे कि यहाँ पर दिखा हुआ है, इसको हम लोग एक बार हटा देते हैं। थोड़ा सा कॉपी है मेरा, हाँ एडजस्ट हो गया ही। अब देखिए, इस ए मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हैं, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर लगाना है, लेकिन यहाँ पर रो और कॉलम दोनों यूज कर सकते हैं। जब रो ऑपरेशन यूज करेंगे तब हमें I3 वाले में रिडक्शन करना है, क्योंकि हमारे पास रो से यही टर्म रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इसमें कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे तो I4 को हम लोग यूज करेंगे। आइए देखते हैं, हमें क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है ना इस टर्म को। तो आइडेंटिटी के लिए 1 यहाँ पर है, तो इस पूरे नीचे हमें 0 बनाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा ऑपरेशन यूज करें, तो सबसे पहले सर हम लोग यहाँ पर रो ऑपरेशन को यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो रो ऑपरेशन हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। रो ऑपरेशन में कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे, देखिए इस R2 को चेंज करेंगे हम। R2 को किस प्रकार से चेंज कर रहे होंगे, आइए लिखते हैं हम लोग R2 को हम लोग चेंज करेंगे सर R2 माइनस R1। अगर R2 माइनस R1 करेंगे तो यहाँ पर ये टर्म 0 हो जाएगा, लेकिन अब R3 को भी 0 करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे R3 को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं R3 माइनस R1। अब देखिए, अब ये दोनों रो हमारे पास यहाँ पर चेंज हो गया। तो आइए इसको हम लोग लिखते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमारे पास चीजें क्या बनकर आएंगी, हमारे पास 1 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 6 होगा, और यहाँ पर हमारे पास -1 होगा। अब जब R2 माइनस R1 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास टर्म हो जाएगा सर 0। R2 माइनस R1 में हमारे पास टर्म हो जाएगा 0, और R2 माइनस R1 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1। यहाँ पर 5 माइनस 6 यानी कि -1 हमारे पास यहाँ पर बनकर आ रहा है, और फिर यहाँ पर R2 1 -1 यानी कि यहाँ पर -2 हमारे पास बनकर आ रहा है। इसी प्रकार से R3 माइनस R1 जब करेंगे तो यहाँ पर टर्म हमारे पास 0 बनेगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, R3 5 माइनस 3 यानी कि हमारे पास यहाँ पर 2 बनकर आ रहा होगा। 2 बनकर यहाँ पर चीजें हमारे पास यहाँ पर बनकर आ रहा होगा। और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ये नीचे 5 है, 5 माइनस 3, ठीक है। R2 माइनस R4 R3 माइनस R2 कर लो। यहाँ R3 माइनस R2 भी अगर आप करेंगे, R3 माइनस R2
तो आपके पास चीजें क्या बनेगा, 0 और वो यहाँ पर 1 बन जाएगा ना, यहाँ पर 1 बनेगा और यहाँ पर आपके पास -1 और यहाँ पर आपके पास 2 बनकर आ रहा होगा। तो इस बात को आप लोग यहाँ पर क्लियरली मेंशन करेंगे। हमने रो ऑपरेशन यूज किया है, इसलिए हमारे पास I3 में केवल ऑपरेशन यूज होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या टर्म बनेगा, 1 रो तो पहला एज इट इज है 1 0 0, दूसरे रो में R2 माइनस R1 कर रहे हैं, तो R2 माइनस R1 यानी कि हमारे पास यहाँ पर माइनस का 1 बनकर आएगा। यहाँ पर हमारे R2 माइनस R1 यानी कि यहाँ पर आपके पास एज इट इज 1 रहेगा और यहाँ पर आपके पास एज इट इज 0 बनकर आ रहा होगा। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग क्या करेंगे, R3 माइनस 2 यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू बनकर आएगा वो होगा 0। R3 माइनस R2 हमारे पास यहाँ पर 0 आएगा। R3 माइनस R2 यानी कि यहाँ पर हमारे पास -1 बनकर आएगा और R3 माइनस R2 हमारे पास यहाँ पर बनकर आएगा सर 0। ठीक है, इस R3 माइनस यहाँ पर 1 बनेगा ना, 1 माइनस 0 यानी कि आपके पास यहाँ पर 1 बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गया। एक एज इट इज रहने देंगे, बाकी हमारे पास ये पूरा मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1। ठीक है, ये हमारे पास I4 मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर देखो नीचे पूरा 0 हो गया। अब कॉलम में हमें यानी सॉरी नीचे हमारे पास दोनों रो 0 हो गया। अब हमें इधर 0 बनाना होगा क्योंकि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बना रहे हैं ना, तो इस टर्म को पूरे 0 बनाना है। इसको 0 बनाई क्योंकि अगर डायगोनल में सिर्फ हमारे पास 1 होना चाहिए, बाकी डायगोनल के नीचे हमारे पास 0 और ऊपर हमारे पास यहाँ पर 0 होने चाहिए। तो इस टर्म को 0 बनाने के लिए हमें कॉलम ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा। तो कॉलम ऑपरेशन को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं हम लोग। क्या यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, C2 यूज कर रहे हैं, C2 माइनस 3C1। देखिए C2 हमारे पास क्या है 3 और 3 C1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 ये टर्म 0 होगा। अब इस टर्म को 0 पुट करने के लिए हम लोग क्या लिखना होगा, कौन सा ऑपरेशन यूज करना होगा, तो इसका ऑपरेशन हमारे पास होगा C3 को अगर हमें कॉलम 3 को ट्रांसफर करना है तो हमारे पास यहाँ पर C3 माइनस 6C1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई करेंगे और C1 कॉलम 1 में 6 मल्टीप्लाई करके 6 से माइनस करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। सिमिलरली एज एल अगर C1 और C4 को हम लोग प्लस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर चीजें क्लियर हो जाएगा। यानी कि कॉलम 4 को रिड्यूस करने के लिए हम क्या लिख दें, C4 प्लस C1। तो चूंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो दोनों आपके पास में 0 हो जाएगा। आइए इसका ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं। हमारे पास क्या बनकर आएगा, देखिए ये मैट्रिक्स हमने बना लिया। यहाँ पर हमारे पास है कॉलम, पहला कॉलम तो एज इट इज रहेगा, पहला कॉलम को लिखेंगे एज इट इज। दूसरे कॉलम में क्या ट्रांसफर है कि C2 माइनस 3C1, तो C2 हमारे पास 3 है माइनस 3C1 यानी कि यहाँ पर की टर्म हमारे पास 0 हो जाएगा। देखिए कॉलम 2, अब यहाँ का एलिमेंट को देखते हैं हम लोग, C2 1 है और माइनस 3C1 0 है यानी कि इसका टर्म एज इट इज हमारे पास 1 बनकर आएगा। ठीक है, ये टर्म हमारे पास -1 बनकर आएगा। इसको हम लोग एज इट इज यहाँ पर सॉरी ये +1 है और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि C2 यानी कि हमारे पास क्या बना है, C2 ये हमारे पास 1 बना है, 1 माइनस 0, तो ये हमारे पास एज इट इज हमारे पास ये टर्म 1 बनकर आ जाएगा। ठीक है, इस टर्म में देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ये वाला यूज है, यानी कि यहाँ पर एज इट इज हमारे पास 0 आएगा और फिर यहाँ पर क्या होगा -6C1, ये टर्म 0 हो गया यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास -1 बनकर रहेगा। और इस वाले टर्म को देखेंगे जब, तो C1 चूंकि हमारे पास 0 है यानी कि ये वाली टर्म भी एज इट इज हमारे पास -1 बनकर आएगी। ठीक है, ये वाली टर्म भी हमारे पास -1 बनकर आएगी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो ये और ये ऐड होगा यानी कि हमारे पास यहाँ पर 0 बन जाएगा और फिर यहाँ पर क्या होगा C4 है और प्लस C1 यानी कि इन दोनों का ऐड हमारे पास क्या होगा, तो ये -2 बनकर आएगा और यहाँ इन दोनों का ऐड हमारे पास सर आपके पास 2 बनकर आ रहा होगा। आई थिंक आपको इतनी बातें क्लियरली समझ में आ रही होंगी। और ये -2 नहीं है, आपके पास +2 है क्योंकि हमने यहाँ पर जो ऑपरेशन 2 में यूज किया हुआ है क्या, R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1 हमारे पास ये टर्म प्लस का हो जाएगा और इस प्रकार से हमारे पास चीजें बनकर आ रही होंगी। ठीक है, अब देखिए इक्वल, हमने यहाँ पर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया तो हम पहले वाले यानी कि इसको हम लोग एज इट इज रहने देंगे, हमारे पास हो जाएगा 1 0 0 -1 1 0 और फिर 0 -1 1। ठीक है, इस चीज को हमने यहाँ पर लिख दिया A। अब यहाँ पर हमें कॉलम पूरे ऑपरेशन को यूज करना है इसमें, क्योंकि कॉलम वाले में हमने बताया था कि I4 वाले मैट्रिक्स का हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे होंगे। ठीक है, आइए हम लोग इसे करते हैं।
अब ये सारी कॉलम ऑपरेशन हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, तो I4 वाली जो मैट्रिक्स थी, क्योंकि हम लोग रो ऑपरेशन जब भी यूज कर रहे थे तो I3 यानी कि लेफ्ट साइड वाले में कर रहे थे, कॉलम ऑपरेशन हम हमेशा राइट साइड वाले में कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि इसके ऑर्डर क्या है 4 है और 4 हमारे पास क्या था, तो ए मैट्रिक्स का कॉलम था। तो आइए हम लोग यूज करते हैं। पहले कॉलम में कोई चेंज नहीं, क्योंकि C2 से चेंजेस है ना, तो पहला कॉलम तो एज इट इज लिख सकते हैं 1 0 0 0, ठीक है। फिर दूसरे कॉलम में हमें क्या करना है, C2 माइनस 3 C1, यानी कि C2 हमारे पास यहाँ पर 0 है, माइनस 3 C1 करेंगे तो यहाँ पर माइनस 3 आ जाएगा, तो इस बात को यहाँ पर नोट करेंगे। फिर C2 माइनस 3 C1, यानी कि यहाँ टर्म हमारे पास C1 तो 0 हो जाएगा, यानी कि एज इट इज 1, और फिर यहाँ पर इसको थोड़ा सा और हम लोग ढंग से लिखने का प्रयास जब करेंगे तो ये हमारे पास क्या टर्म बनेगा, इसको देखते हैं कायदे से ना। यहाँ पर टर्म बनेगा हमारे पास 1 हो गया, यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा था, माइनस 3 C1 था, यहाँ पर माइनस 3 हमारे पास बना है, यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, तो ये एज इट इज 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये टर्म 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, C3 में C3 माइनस 6 C1, तो C3 0 है, माइनस 6 C1 यानी कि हमारे पास यहाँ पर माइनस 6 बनकर आएगा, ये माइनस 6 हो गया। फिर C3 माइनस 6 C1 यानी कि यहाँ पर टर्म 0 हो जाएगा, C1 हमारे पास 0 है इसलिए यहाँ पर एज इट इज 1 आएगा, और यहाँ पर हमारे पास एज इट इज 0 बनकर आएगा, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या बनकर आएगा, C4 एज इट इज 0, C4 प्लस C1 है ना, तो C4 प्लस C1 यानी कि यहाँ पर हमारे पास 1 आएगा, यहाँ पर हमारे पास 1 हो जाएगा, C4 प्लस C1 यानी कि ये सब टर्म 0 0 0 0 0 बनकर आएंगे, ठीक है। तो इस बात को देखना, मैट्रिक्स थोड़ा सा खराब बना है, इसमें आप लोग ज्यादा ध्यान मत देना और समझने का प्रयास करना। अब चीजों को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं, यानी कि यहाँ से आइए और नेक्स्ट पेज पर जाने से पहले हम लोग टर्म को कॉपी कर लें, पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल C कॉपी हुआ और फिर एक पेज ऐड किया, यहाँ पर हम लोग कंट्रोल V कर लेते हैं, ठीक है। चीजें यहाँ पर आ गई हमारी, थोड़ा आड़ी तिरछी बन गई है क्या, तो इसको थोड़ा सही ही कर लो यार, क्या ही दिक्कत है, माय गॉड, छोड़ो। ये देखो माइनस 6 0 और 1 0, इसको आकर लिखते हैं क्या हम लोग, यहाँ पर क्या था, माइनस 6 0 1 0, फिर 1 0 0 0, ठीक है। बाकी इसको हम लोग यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। लैपटॉप में लिखना आप समझ सकते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। आइए अब हम लोग को यहाँ पर क्या देखना है, ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0, यहाँ पर 1 है। अब इस टर्म को हम लोग यहाँ पर 0 करना चाहेंगे, ठीक है। इस टर्म को हम लोग जो 0 पुट करने के लिए हम लोग रो ऑपरेशन यूज करना होगा। तो रो ऑपरेशन देखो भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है ना, तो डायगोनल केवल 1 होना चाहिए, बाकी यहाँ पर तो हमें 0 चाहिए ही। तो इसके लिए हमें कौन सा ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा, रो ऑपरेशन, ठीक है। तो आइए हम लोग लिखते हैं R4 को हमें चेंज करना है भाई, सॉरी R3 को हमें चेंज करना है R3 माइनस R2, ठीक है। यहाँ पर प्लस होगा, इस बात को एक बार देखना, क्योंकि इसके पहले हमने यहाँ पर एडिट नहीं किया है, ये प्लस है और ऊपर प्लस था, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों को माइनस कर दे, R3 माइनस R2 कर दे, तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास 0 आएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, और फिर ये टर्म भी हमारे पास एज इट इज 0 हो जाएगा, और ये टर्म भी हमारे पास एज इट इज 0 हो जाएगा। तो आइए इसको लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं इसे किस प्रकार से, तो दिवाकर पानी गर्म हो गया, चलिए, वो हमारे दिवाकर भाई रूम पार्टनर थे, तो वो पानी गर्म कर रहे थे, तो चीजें आ गई हैं, कान में लीड लगाए हुए थे। आइए हम लोग यहाँ पर क्या डील कर रहे हैं, R3 हमें शिफ्ट चेंज करना है, यानी कि R1 और R2 तो एज इट इज रहेगा, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 0 0 और 0। अब मैट्रिक्स हम लोग थोड़ा सा कायदे से बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। R2 भी हमारे पास एज इट इज रहेगा 0 1 माइनस 1, और यहाँ पर है आपके पास 2। R3 में चेंजेस होगा, R3 माइनस R2, R3 0 माइनस 0, या टर्म 0 हो जाएगा, R3 माइनस R2 यानी कि 1 माइनस 1, ये टर्म 0 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस माइनस 1 यानी कि प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये भी टर्म 0 हो जाएगा, और ये टर्म भी हमारे पास यहाँ पर 0 बनकर आ रहा होगा। तो इस चीज को आपने यहाँ पर देखा। यहाँ पर हमारे पास क्या टर्म बनेगा, तो देखिए रो ऑपरेशन यूज किए, इसलिए हमें यहाँ पर भी ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा, रो ऑपरेशन इस कॉलम में हमें यूज करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर टर्म क्या होगा, ये एज इट इज हमारे पास 1 0 और 0 होगा,
R2 हमारे पास -1 1 और 0 होगा। R3 में हमें क्या करना, R3 माइनस R1, R3 हमारे पास 0 है माइनस R1 यानी कि यहाँ पर हमारे पास +1 हो जाएगा। R3 -1 है, माइनस 1 हमारे पास यानी कि -2 हो जाएगा। ये टर्म हमारे पास क्या बनेगा, -2। और इसी प्रकार से R3 -0 यानी कि हमारे पास ये टर्म एज इट इज 1 बनकर आएगा। यहाँ पर हमारे पास A है और यहाँ पर हमें कॉलम ऑपरेशन यूज करना था, कॉलम ऑपरेशन हमने यूज नहीं किया है, इसलिए हमारे पास ये टर्म एज इट इज रहेगा। 1 0 0 0 -1 -3 1 0 0 -6 0 1 0 और 1 0 0 0। ठीक है, इस टर्म को हमने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पर देखेंगे कि अब हमें ये दोनों टर्म 0 करना है। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बन गया, अब यहाँ पर हमें 0 चाहिए और यहाँ पर 0 चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम सिंपली कॉलम ऑपरेशन यूज करके ही 0 लगा सकते हैं। तो आइए कॉलम ऑपरेशन हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। कॉलम ऑपरेशन हमने कौन सा यूज करना है, तो कॉलम ऑपरेशन C3 को हमें यूज करना है। C3 ये कॉलम है अपना, C3 प्लस C2 अगर हम कर दें तो भी तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो C3 प्लस C2। दूसरी हमारे कॉलम ऑपरेशन यूज कर सकते हैं C4 के लिए। C4 के लिए कॉलम ऑपरेशन हमें यूज करना है C4 माइनस 2C2 यानी कि 2C2, ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। आइए इसका हम लोग मैट्रिक्स लिखते हैं, यानी कि A मैट्रिक्स हमारे पास सिमिलर बनकर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर होगा 1, ये हो जाएगा 0 0 0 और यहाँ पर हो जाएगा सर 0 1 माइनस ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगा क्योंकि C3 में हम लोग चेंज कर रहे थे ना। तो C3 हमारे पास ये टर्म -1 हो गया प्लस R2 यानी कि टर्म 0 हो गया। और एज इट इज हम लोग यहाँ पर C4 में भी यूज किए हैं, तो यहाँ से हमारे पास टर्म 0 बनकर आ रहा है 0 0 0 0। यानी कि अब आपने यहाँ पर देखा इक्वल दिस टर्म, और यहाँ से हमारे पास क्या कॉलम ऑपरेशन यूज किया तो हमें यहाँ पर देखना होगा ना। ये तो एज इट इज रहेगा 1 -1 1 0 1 -2 और 0 0 1। ठीक है, तो इसका मैट्रिक्स है A हमने यहाँ पर लिखा, और एज इट इज यहाँ पर हम लोग कॉलम ऑपरेशन यूज कर देंगे। देखिए पहला कॉलम C1 और C2 में तो कोई चेंज नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख सकते हैं आप लोग 1 0 0 0। और फिर यहाँ पर लिख सकते हैं -3 1 और यहाँ पर लिख सकते हैं 0 0। C3 में चेंज क्या करना है, C3 प्लस C2 यानी कि C3 हमारे पास ये है, C3 प्लस C2 अगर हम करेंगे दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर -9 आएगा, -9 इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बनकर आएगा सर 1 बनकर आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 1 बनेगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 बनेगा। फिर हमें क्या करना है, C4 में क्या करना है, C4 -2C2, तो ये C2 है, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये -6 होगा, -6 प्लस ये C2 में यानी कि C4 1 माइनस प्लस हो जाएगा 6 यानी कि यहाँ पर हमारे पास 7 बनेगा ना, ये हमारे पास टर्म 7 बनेगा। फिर यहाँ पर 1 है ना C2, तो इसमें क्या ऐड करना है C4, ये C4 -2C2, तो C4 हमारे पास 0 है और C2 हमारे पास 1 है, यानी कि यहाँ पर -2 बनकर आएगा, -2 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 0 बनेगा और यहाँ पर हमारे पास 0 बनेगा। ठीक है, तो ये टर्म आपने देखना है। अब देखिए हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनकर आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या, एक 2 × 2 का यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना, ये हमारे पास 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर दिए हम लोग, तो ए को हमने नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर दिया, तो जो भी अब पी ए क्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही हमारे पास पी होगा, यही क्यू होगा और ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास नॉर्मल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर आपसे पूछे तो आप कह सकते हैं सर ये 2 ऑर्डर का नॉर्मल मैट्रिक्स है, तो आपने ये इक्वल आपने पी ए क्यू आपने यहाँ पर शो कर दिया, जहां पर पी की वैल्यू आपने ये बताएंगे और ए की क्यू की वैल्यू आप लोग ये बता देंगे। ठीक है, यही हमारे पास यहाँ पर क्या निकल कर आता है सर, यही हमारे पास आंसर निकल कर आता है, तो इसको आपको देखना है। हम लोग इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं हमने क्या किया। तो जब भी आपके पास पी ए क्यू के रूप में लिखने के लिए कहे और नॉर्मल फॉर्म का जिक्र कर दे, तो नॉर्मल फॉर्म में आप लोग ए को रिड्यूस करते हुए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो और दूसरी कंसेप्ट यहां पर है कि ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I3 ए और I4, जहां पर I3 हमने कहां से लिया है, क्योंकि ए मैट्रिक्स का रो जो है वो 3 है और ए मैट्रिक्स का कॉलम हमारे पास 4 है, इसलिए हम लोग I3 ए I4 किए हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 4 ऑर्डर। और एक और बात ध्यान देना है कि ए पे रो और कॉलम ऑपरेशन दोनों यूज हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हम लोग दोनों फॉर्म का यूज कर सकते हैं।
जब ए में रो ऑपरेशन का यूज करेंगे तो I3 में हम ऑपरेशन का यूज करेंगे, जब ए में हम कॉलम ऑपरेशन का यूज करेंगे तो वही कॉलम ऑपरेशन हम लोग I4 में यूज कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी आप लोग सॉल्व करिएगा और आंसर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर, ये भी आप देख सकते हैं 2024 और 25 में पूछा गया है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास है, 7 मार्क्स। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, 24 और 25 दोनों में आपसे पूछा हुआ 7 मार्क्स में। तो आइगन वेक्टर निकालना आप जानते हैं, आइगन वैल्यू निकालना जानते हैं, क्योंकि ये 2 नंबर में पूछा जा रहा है सेक्शन ए में। और आइगन वेक्टर हमें किस प्रकार से निकालना है, तो इसको हम लोग यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। बेसिकली आप जान जाना कि नॉर्मल से अगर क्वेश्चन नहीं भी देखने को मिलता है तो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है आपके एग्जामिनेशन में। तो आइए पेशेंस के साथ हम लोग इस टर्म को डील करने का प्रयास करेंगे। हमारे पास जब भी ए मैट्रिक्स गिवन है, ये देखिए 3x3 का ये मैट्रिक्स है, तो हम लोग इसका सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आइए थोड़ा सा कलर को हम करते हैं चेंज, और ये कलर लेते हैं थोड़ा सा, ये ठीक है। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, तो सर डिटर्मिनेंट ए माइनस लेब्डा आई होता है, इक्वल हम कर देते हैं 0 के। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। इसको सर एक बार लिख दीजिए तो भी और अच्छा होगा। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स जो है अपना, तो उसी में डायगोनल एलिमेंट में माइनस लेब्डा लगा दो भाई, तो क्योंकि यही हम लोग ने अब तक देखा है। बाकी सारे एलिमेंट एज इट इज रहेंगे। यहाँ पर -1 रहेगा, यहाँ पर आपके पास 1 रहेगा, यहाँ पर हमारे पास -1 रहेगा, यहाँ पर हमारे पास 2 रहेगा, यहाँ पर हमारे पास -1 रहेगा, यहाँ पर हमारे पास 1, सॉरी हमने एक चीज गलती कर दी हुई है। जो चीज हम लेकर बताना चाहे हैं वो हमने यहाँ पर बता नहीं पाए, ठीक है। ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे है। यहाँ पर हमारे डिटर्मिनेंट बनाना है। ओ तेरी लाइन क्या नहीं सीधी हो रहा है, ये डिटर्मिनेंट, ठीक है। यहाँ पर ए मैट्रिक्स के डायगोनल में माइनस लेब्डा करना है केवल। यहाँ पर -1 है और यहाँ पर हमारे पास 1 है। यहाँ पर -1 एज इट इज रहेगा, 2 माइनस लेब्डा रहेगा और यहाँ पर -1 रहेगा। यहाँ पर हमारे पास 1 रहेगा, यहाँ पर -1 रहेगा, यहाँ पर 2 माइनस लेब्डा आएगा। इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट इक्वल हमें 0 करना है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी कि इससे हम लोग ये फॉर्म बना दिए। अब एक काम करना, डायरेक्टली आप फार्मूले से निकालने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है सर 3x3 मैट्रिक्स है ना, तो लेब्डा क्यू माइनस सम ऑफ डायगोनल और लेब्डा स्क्वायर प्लस माइनस, फिर यहां पर होता है प्लस माइनर्स ऑफ डायगोनल, यानी कि इसको क्या लिखेंगे, माइनर ऑफ डायगोनल, माइनर ऑफ डायगोनल प्लस सॉरी यहाँ पर माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इक्वल कर देंगे हम लोग इस टर्म का 0 का। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कि हो सकता है हमारी फोटो की वजह से आपको ना दिख रहा हो, लेकिन अब देखने का प्रयास कीजिएगा। लेब्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल लेब्डा स्क्वायर प्लस माइनर ऑफ डायगोनल और माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही हमारे पास क्या होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का सटीक तरीका होता है। सटीक तरीका होता है भाई, हाँ। ठीक है, तो ये चीजें आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना होगा, सम ऑफ डायगोनल। डायगोनल का सम क्या होगा, 2 + 2 + 2, यानी कि सम ऑफ डायगोनल हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 6। इस चीज को भी यहाँ पर लिखते चलो कि हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ डायगोनल, सम ऑफ डायगोनल भाई कहाँ गया, सम ऑफ डायगोनल, सम ऑफ डायगोनल, सम ऑफ डायगोनल नल हमारे पास हो जाएगा सर 2 + 2 + 2, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई 6। अब हमें जो दूसरी बात करना है, ये बात हमने कर लिया। अब हमें दूसरी बात क्या करना था, तो सम ऑफ माइनर्स, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल, डायगोनल के माइनर का सम। तो डायगोनल हमारे पास क्या हो गया सर, ये तो इस 2 के लिए माइनर क्या होगा, 2 - 1 और -1 2, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, डिटर्मिनेंट बनाएंगे 2 - 1 और यहाँ पर 2, ठीक है।
टू टू माइनस वन माइनस वन, टू टू माइनस वन प्लस, अब देखना है क्या, कौन सा डायगोनल देखना है। तो अब देखिए इस टू के लिए माइनर क्या होगा, तो माइनस टू, सॉरी ये टू और वन और टू, टू टू वन वन, ठीक है। तो आइए यहाँ पर लिखेंगे टू टू वन और वन, इसको हमने यहाँ पर नोट किया। ठीक है, प्लस अब यहां पर देखेंगे हम लोग कि इस टू के लिए माइनर क्या होगा, तो इस टू के लिए माइनर होगा टू माइनस वन टू, यानी कि माइनस वन टू टू, तो यहां पर होगा माइनस वन और यहां पर होगा टू और टू, ठीक है। तो इन सब का सम हमारे पास क्या निकल कर आएगा, देखेंगे हम लोग। इसका क्या होगा, टू टू जब फोर और ये दोनों माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि ये प्लस हो जाएगा ना, तो ये क्या होगा फोर प्लस वन, यानी कि यहाँ पर फाइव हो गया। ये हमारे पास क्या टर्म होगा, तो टू टू जब फोर माइनस वन, ये हो जाएगा फोर माइनस वन, और प्लस यहाँ पर लगाएंगे हम लोग माइनस वन यानी कि प्लस वन हो जाएगा, और माइनस फोर यानी कि प्लस वन माइनस फोर। इसकी वैल्यू हम लोग चेक करते हैं तो क्या आता है, फोर फोर क्या होगा, 8 हो जाएगा, और माइनस फोर यानी कि ये और ये टर्म कैंसिल आउट हो गए, ये और ये टर्म कैंसिल आउट हो गए, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 5 आंसर निकल कर आ रहा है, ठीक है, अगर हमने कहीं कोई मिस्टेक नहीं किया तब। और यहाँ हमने गलती मिस्टेक कर ही दिया है कि देखो भैया यहाँ पर टू टू जब फोर होगा और फिर माइनस, ये दोनों तो प्लस हो गए, यानी कि यहाँ हमारे पास क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर हमारे पास निकल कर आएगा माइनस, यानी कि यहाँ 3 बचेगा ना ओनली। तो यहाँ पर आपके पास ये टर्म को मेंशन करना जरा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास -1 बन रहा है, ये -1 हो गया। अब देखो कहीं मिस्टेक, यानी कि यह हमारे पास क्या बनेगा, 9 बनना चाहिए आई थिंक इसको। तो और यहाँ क्या है, टू टू जब 4 -1, ठीक है, 4 -1, यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 -4, ठीक है। तो -4 + 4 कैंसिल आउट, और फिर ये दोनों टर्म कैंसिल आउट। कहीं एक छोटा सा मिस्टेक हमने यहाँ पर देख लिया है कि देखो भाई ये कहाँ गए, अच्छा पेन को ही उल्टा करके हम लोग यहाँ पर चला रहे थे। चलिए थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हमने ये कर दिया हुआ है कि डायगोनल, यहाँ पर ये जो माइनर हमने लिया है ये गलती ले लिया है। तो इसको आइए शुरू करते हैं, सही करते हैं और फिर से लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा था कि डायगोनल एलिमेंट हमारे पास इस 2 के लिए क्या होगा, ये देखिए, इस 2 के लिए डायगोनल, इस 2 के लिए माइनर क्या होगा, तो 2 -1 -1 2, ठीक है। इसको लिखिए 2 -1 -1 2, तो यहाँ पर क्या होगा 2 -1 -1 और यहाँ पर होगा 2, ये हमारे पास माइनर होगा। अभी तक हमने जो लिख रहा था वो गलत था। अब देखिए ये क्या होगा, 4 टू टू 4 माइनस, ये दोनों प्लस हो जाएगा, 4 -1 यानी कि यहाँ पर हमारे पास 3 हो जाएगा, प्लस इन दोनों को देखिए 4 -1 यानी कि यहाँ भी 3 आ गया, प्लस ये देखिए 4, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन प्लस हो गया, तो 4 -1 यानी कि यहाँ भी 3 हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई 9, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, तीसरी चीज हमें निकालना था डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या निकल कर आएगा, इसको हम लोग मेंशन करते हैं यहाँ पे। तो इसका डिटर्मिनेंट आप लोग निकालिए, तो 2 -1 + 1, और यहाँ पर लिखेंगे 2 -1 + 1, और यहाँ -1 2 -1 -1 2 -1, और फिर 1 -1 2 1 -1 और 2। इसका डिटर्मिनेंट आप लोग सिंपली निकाल दीजिए। तो इसका डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो 2 के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर इक्वल निकलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आएगा, तो 2 और फिर ब्रैकेट में क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 2 टू 4, और ये दोनों, ये हमारे पास क्या हो जाएगा -1, 4 -1 यानी कि हमारे पास 3 हो जाएगा, माइनस, और फिर -1 लिखेंगे तो ये हमारे पास +1 हो जाएगा, और फिर ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -2 और माइनस है, और माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी कि -2 + 1 यानी कि हमारे पास यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 3 है, ये क्या होगा -2 -1 यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा -3 ना भाई। देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -2, तो -2, फिर माइनस का साइन हमने लगाया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या आएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास -1 आएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर -2 + 1 यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या बना -1। तो इस बात को आप लोग को लिखना होगा, यहाँ नहीं कि ये हमारे पास -1 बनकर आएगा। तो इस टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे,
यहाँ पर -1 आएगा, ठीक है। +1 हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन +1 और -2, +1 -2, यानी कि हमारे पास यहाँ भी -1 बनकर आ रहा है। अब इस टर्म को सॉल्व कीजिए, देखिए हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास जो चीजें निकल कर आएंगी वो क्या होगी, तो ये हमारे पास हो गया 6, ये हमारे पास हो गया -1 और यहाँ पर -1, यानी कि हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 4 निकल कर आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या निकल कर आ गया, 4। अब एक बात देखो कि हम लोग ये पूरा टर्म लिख सकते हैं, क्योंकि लेब्डा क्यूब सम ऑफ डायगोनल हमें पता है, माइनर ऑफ डायगोनल हमें पता है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आइए, हमारे पास क्या था, तो हमारे पास था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, CH इक्वेशन हम कह सकते हैं। CH इक्वेशन हमारे पास था लेब्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल, डायगोनल फिर यहाँ पर था लेब्डा स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर प्लस होता है, माइनस होता है, फिर यहाँ पर प्लस माइनर ऑफ डायगोनल, और यहाँ पर होता है लेब्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल हमारे पास होता है 0। अब इन सब की वैल्यू हमें पता है, इन सब की वैल्यू हम लोग यहाँ पर सिंपली पुट कर सकते हैं। लेब्डा स्क्वायर माइनस आप सम ऑफ डायगोनल, हमारे पास 6 आया है, तो 6 लेब्डा स्क्वायर प्लस माइनर ऑफ डायगोनल का सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल, हमारे पास इसकी वैल्यू 9 आई हुई है, तो हम लोग लिखेंगे 9 लेब्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या निकल कर आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास यहाँ पर 4 निकल कर आया, इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर 0 होगा। अब इसी का रूट जो होगा वही हमारे पास आइगन वैल्यू आ रहा होगा, तो इसका रूट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्या हमारे पास 1 इस पूरे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो देखिए 1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा, यहाँ -6 हो जाएगा, ये 1 हो गया, -6 हो गया, प्लस 9 हो गया, -4 हो गया, तो देखेंगे क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 + 10 10 हो जाएगा, और ये दोनों हाँ 0 हो जाएगा, यानी कि 1 हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है। या इसका सेंस क्या निकलता है, इसका सेंस ये निकलता है कि हमारे पास लेब्डा -1, यानी कि अगर +1 पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका एक रूट हमारे पास 1 है, तो 1 कब होता है, जब लेब्डा -1 हमारे पास एक फैक्टर इसका बन रहा होगा, ठीक है। तो लेब्डा -1 हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। अब इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो लेब्डा -1 टू भी सेटिस्फाई मैं डिवाइड करके बता दूं क्या आपको, आप क्या करना, लेब्डा -1 से इस पूरे टर्म को डिवाइड करना, तो आपके पास फैक्टर बनकर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं डायरेक्टली, आपके पास x², या फिर एक काम आप ऐसे कर लीजिए कि लेब्डा -1 और फिर 3 बार लेब्डा -1 लिख दो, ये ट्रिक होता है, इसको मैं बता ही देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो लेब्डा स्क्वायर होगा, तो एक बार लेब्डा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लेब्डा स्क्वायर आपके पास हो गया, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लेब्डा होगा, लेकिन माइनस लेब्डा की हमें जरूरत नहीं है, हमें 9 लेब्डा चाहिए ना, तो माइनस लेब्डा प्लस 10 लेब्डा हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा ना, लेब्डा -1 ये आपके लिए थोड़ा सा कष्टदायी हो सकता है, इसलिए मैं इस टर्म को आपको इस प्रकार से न बताते हुए डायरेक्टली इस प्रकार से बता देते हैं कि आप डिवाइड कर लेना, क्योंकि अभी नया कंसेप्ट आपको बताने के लिए ज्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। इसको हम लोग लेब्डा -1 एक रूट है, हम लोग सेटिस्फाइड हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अब इसको सॉल्व करना, डिवाइड करके देख लेना, इसे लिखेंगे लेब्डा स्क्वायर -5 लेब्डा प्लस हमारे पास यहाँ पर 4 होगा इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो ये लेब्डा -1 होगा, और इसका फैक्टराइजेशन हम जब करेंगे तो हमारे पास क्या टर्म बनकर आएगा, तो देखेंगे लेब्डा स्क्वायर सिंपली लेब्डा -2 और लेब्डा -3, क्योंकि 3 और 2 बन सकता है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास लेब्डा -2 हो जाएगा, और ये हमारे पास लेब्डा -3 इक्वल टू 0 आ रहा होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लेब्डा की हमारे पास 3 वैल्यू आएगी, -1 नहीं +1 ना, ये 1, 2, 3 हमारे पास लेब्डा की 3 वैल्यू मिलकर आएंगे 1, 2, ये देखिए -4, यहाँ पर हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, लेब्डा -1, यानी कि एक और आपके पास रूट बनकर आएगा, लेब्डा -1 होगा, और फिर लेब्डा -4 हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि 4 -1 ठीक है 5, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ 1 -1, और यहाँ पर हमारे पास 4 निकल कर आएगा, यानी कि आइगन वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा, लेब्डा 1 इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं 1, और लेब्डा 2 इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर 1, और लेब्डा 3 इक्वल हम लोग कह सकते हैं 4, ठीक है। 3 आइगन वैल्यू हमें मिला हुआ है, तो आर आइगन वैल्यू।
अब इन सभी आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में हमें आइगन वेक्टर प्राप्त करना होगा, ठीक है। तो आइए आइगन वेक्टर प्राप्त करने के लिए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो आइगन वेक्टर हमारे पास क्या निकल कर आता है, तो आइगन वेक्टर के लिए हम लोग क्या लेट करते हैं, तो लेट करते हैं लेट x इक्वल x1 x2 x3 be the eigen vector corresponding to eigen value लेप्टा, ठीक है। तो x को हमने x1 x2 x3 हमने आइगन वेक्टर लेट किया हुआ है, ऐसा लिखना है आपको। और बाकी आप लोग आइए फॉर लेप्टा इक्वल 1, यानी कि लेप्टा इक्वल 1 के लिए हमारे पास आइगन वेक्टर क्या होगा, इसी को हम लोग यहाँ पर डील करते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए, जब लेप्टा की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये पूरा इक्वेशन आपके पास क्या बनेगा, 2 - 1। तो यहाँ पर हमारे 2 - 1 यानी कि हमारे पास क्या बन रहा होगा, 2 में से 1 जाएगा तो आपके पास यहाँ पर ओनली 1 बन रहा होगा। तो ये लिखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर लेप्टा इक्वल टू 1, डिटरमिनेंट आप लोग लिखेंगे 2 - 1। तो यहाँ पर आप सिंपली लिख सकते हैं क्या, 2 - 1 को आप लोग क्या लिखेंगे, 2 - 1 यानी कि हमारे पास 1 बनेगा। और फिर यहाँ पर क्या है आपके पास, -1 और 1, तो ये एज इट इज -1 और यहाँ पर है आपके पास 1 और यहाँ पर है -1, तो -1 और 2 - 1 यानी कि यहाँ पर 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या था, ये -1, ठीक है, 1 - 1 और फिर यहाँ पर भी आपके पास +1 हो जाएगा, 1 - 1 +1, 1 - 1 और यहाँ पर +1, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट आपको निकालना होगा, इसका डिटरमिनेंट आप लोग निकालना, तो इसका डिटरमिनेंट नहीं निकालना होगा, इसको आप लोग, इसका आइगन वेक्टर आप प्राप्त कर रहे हैं ना, तो लेप्टा -i, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या प्राप्त करना है, तो x1 x2 और x3, ठीक है, इक्वल टू हमें क्या करना है, 0 0 0, ठीक है। ये बात देखना, फॉर लेप्टा इक्वल टू 1 किसमें हमें कैसे प्राप्त करते हैं, तो देखिए a माइनस लेप्टा i x इक्वल टू 0, इस प्रोसीजर को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख रहे हैं, a माइनस लेप्टा i और x हमारे पास आइगन वेक्टर होता है और 0 मैट्रिक्स आपके पास इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो हमने इस टर्म को पूरा लिख दिया है, a माइनस लेप्टा i आपके पास ये होगा और x को हमने इस प्रकार से और 0 0 0 हमने कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है। इसे हम लोग दे देते हैं इक्वेशन 1, इसे हम लोग इक्वेशन 1 करके देते हैं। हम लोग चाहें तो इसे फॉर्मेट बना सकते थे ना, एक काम आप लोग करिए, a माइनस लेप्टा i, यहाँ इक्वेशन 1 ना बनाए, यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारे पास क्या था, यहाँ तक 2 माइनस लेप्टा भाई, पीडीएफ वालों के लिए हम लिख दे रहे हैं, टोटल बातें डायरेक्ट यहीं से देख लेना, 2 माइनस लेप्टा 2 माइनस। अब यहाँ पर ये इक्वेशन 1 हो गया। अब यहाँ से देखो आगे प्रोसीड करने के लिए, फॉर लेप्टा इक्वल 1, ठीक है। अब लेप्टा की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर टर्म क्या बनेगा, इस बात को यहाँ पर देखेंगे, लेप्टा की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो यानी कि यहाँ टर्म हमारे पास आइगन वेक्टर निकालने के लिए हम लोग ये प्रोसीजर मैं डायरेक्टली करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा एकदम सिस्टमेटिक लिख रहे हैं, a माइनस लेप्टा i और x इक्वल टू 0, ये हमारे पास आइगन वेक्टर निकालने का नियम होता है। तो आइए हम लोग इसे डील करते हैं, ये a माइनस लेप्टा i है और ये x है और ये हमारे पास 0 है। फॉर लेप्टा इक्वल टू 1 यानी कि पहले आइगन वेक्टर 1 के लिए हम लोग आइगन वैल्यू 1 के लिए हम लोग आइगन वेक्टर प्राप्त कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास टर्म क्या बनेगा, तो 2 माइनस 1 यानी कि यहाँ पर 1 बनेगा, यहाँ पर -1 और ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 1 हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, 1 -1 और फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब आई थिंक आपको 5 चीजें एग्जैक्टली समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर क्या है, हमारे पास x1 x2 और x3 है और यहाँ पर हमारे पास है सर
0 0 और 0, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन आया हुआ है। अब इससे हमें क्या प्राप्त कर लेना है, इक्वेशन, 3 इक्वेशन हमें यहाँ पर लिख लेना है। तो 3 इक्वेशन हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, तो आइए लिखते हैं। इस टर्म को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, और एक पेज ऐड करेंगे, कंट्रोल V, ठीक है। वो पूरा टर्म आ गया। अब हमें 2 बार 3 बार लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगा, तो हम इक्वेशन किस प्रकार से बनाते हैं, तो देखिए भैया, इसका मल्टीप्लिकेशन x1 में, इसका मल्टीप्लिकेशन x2 में, और इसका मल्टीप्लिकेशन x3 में, और सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल हमारे पास 0 होगा। फिर हमारे पास क्या होगा, माइनस x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल हमारे पास 0। इस वाले को मल्टीप्लिकेशन इसमें किया, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू हमारे पास 0 है। ये हमारे पास इक्वेशन बोल दीजिए, ये a हो गया, ये हमारे पास b हो गया, ये हमारे पास c हो गया, ठीक है। 3 इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर बनकर आ गए हैं। अब इन सबका हमें क्या, क्रैमर्स रूल का यूज यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रैमर्स रूल का आप लोग यूज करेंगे, उसके लिए मैं आपसे बता देता हूं। सबसे पहले क्या लिखना, यहाँ पर देखो x1 लिखना, यहाँ पर माइनस x2 लिखना, और यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे, यहाँ पर केवल x3 लिखना होता है, x3। इसके अपॉन में हमें क्या लिखना होता है, इसके अपॉन में लिखना होता है, मान लीजिए x1 की 2 इक्वेशन कोई भी आप लोग उठा लीजिएगा, तो x1 की अगर बात करेंगे तो इन दोनों का कोफिशिएंट हम लोग लिखेंगे। तो इन दोनों कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट, यानी कि यहाँ पर बना है -1, यहाँ पर आपके पास +1, और यहाँ पर आपके पास है +1, और यहाँ पर आपके पास है -1। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख दिए। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो माइनस x2 की बात कर रहे हैं, जब यहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसका और इसका लिखे कोफिशिएंट। यहाँ पर आपके पास है 1, और फिर यहाँ पर आपके पास है 1, तो हमने 1 लिखा। यहाँ पर -1 है तो -1 लिखा, और यहाँ पर आपके पास -1 है तो हमने -1 यहाँ पर लिखा हुआ। फिर इसका x3 जब आप निकालेंगे तो इन दोनों का कोफिशिएंट लिखेंगे, यानी कि 1 -1 और +1, 1 -1 और यहाँ पर +1, और आपस में ये सभी आपस में क्या होंगे, इक्वल हो रहे होंगे। तो अब इसका डिटरमिनेंट देखो क्या होगा, ये दोनों का +1 -1, यानी कि ये पूरा टर्म 0 हो गया। ये क्या होगा, -1 -1, यानी कि -1 +1, यानी कि ये भी 0 हो गया, और ये भी आपके पास टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि +1 और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस है, लेकिन +1 माइनस ये पूरा टर्म हो जाएगा 1, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। लेकिन जब ये टर्म पूरे 0 हो जाए तो हमें क्या करना है, ये सब 0 हो जाएगा, यानी कि हमें यहां से काम नहीं चलेगा, इस मेथड से हमारे पास काम नहीं चलेगा। तब हम उस केस में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, तो उस केस में हम लोग कर रहे होते हैं ये काम, कि हम लोग क्या करें कि पहले इक्वेशन को उठाएं। फॉर इक्वेशन 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, x2 की वैल्यू लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन ए हम लोग क्या लिख सकते हैं, x2, यानी कि फ्रॉम ए हमारे पास क्या हो सकता है, x2 इक्वल क्या आ जाएगा, यानी कि x2 को इधर ट्रांसपोज कर दिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 प्लस x3, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन ए से हमने x2 की वैल्यू को यहां पर निकाल दिया। अब हम लोग यहां पर लेट करेंगे, हाँ ये टर्म हमने लेट कर लिया। अब हम क्या यहाँ पर बताएंगे, x1 की कोई भी वैल्यू आप लोग अपने मन से असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लेट कर सकते हैं, लेट x1 इक्वल हम लोग a, और x2 इक्वल हम लोग कुछ भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। x3 इक्वल एंड x3 इक्वल 1। तो अगर x1 की वैल्यू 1 हो गया, x3 की वैल्यू अगर हमारे पास 1 हो गया, देन x2 इक्वल हमारे पास क्या होगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 + 1 हमारे पास 2 हो गया। तो यही हमारे पास रिस्पेक्टिव आइगन वेक्टर होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें हमने किया क्या है, तो आइगन वेक्टर में कुछ करना नहीं होता है। क्रैमर्स रूल से अगर चीजें हो जा रही हैं तो काफी बेहतर है, अगर नहीं होती है तो आप कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं कि भैया आइगन वेक्टर हो गया, यानी कि x1 हमने क्या लिया 1, x3 हमने लिया 1, और x2 की वैल्यू हमने ले ली 2। बस क्या करना है कि x2 इक्वल टू x1 प्लस x3 इसको सेटिस्फाई करते हुए कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है कि आपके सामने वाला का आइगन वेक्टर कुछ अलग आए और आपका आइगन वेक्टर कुछ अलग आए, ठीक है। तो एक इक्वेशन को लेना है और फिर उससे सेटिस्फाइड होता हुआ वैल्यू देना, वही आइगन वेक्टर होता है आपके लिए, ठीक है। तो इसको आप लोग चीजें इस प्रकार से लिख सकते हैं, आइगन वेक्टर फॉर
लेब्डा इक्वल 1 इज 1, x2 हमारे पास है 2 और x3 हमारे पास है 1। ठीक है, ये कॉलम वेक्टर होता है तो इसको आप लोग ऐसे लिखेंगे, आइगन वेक्टर फॉर लेब्डा इक्वल टू 1 इज 1 2 और 1। ठीक है, तो अब हमें क्या बात करना होगा, अब हमें डिफरेंट आइगन वेक्टर और कौन से था, तो आइगन वैल्यू हमारे पास क्या था और क्या, तो आइगन वैल्यू 1 और 1 के लिए हमें मिल गया। अब आइगन वैल्यू लेब्डा 3 इक्वल टू 4 के लिए अब हमें चेक करना होगा, लेब्डा 3 इक्वल टू 4, इसके लिए हमें आइगन वेक्टर प्राप्त करना होगा। तो आइए इसके लिए हम आइगन फॉर लेब्डा इक्वल 4, इसके लिए हमें आइगन वेक्टर प्राप्त करना है। इसके लिए हमें क्या प्राप्त करना है, आइगन वेक्टर प्राप्त करना है। तो हम लोग कहाँ आते हैं, सबसे पहले यहां पर जो हमारे पास लिखा हुआ है ये इक्वेशन 1, ठीक है, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी, और फिर हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर कंट्रोल भी कर दिए। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है फॉर लेब्डा इक्वल टू 4, फॉर लेब्डा इक्वल 4, लेब्डा इक्वल 4 के लिए लेब्डा की जगह 4 पुट कर देंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा 2 माइनस 4, यानी कि यहाँ पर बनेगा -2 -1 और फिर +1, यहाँ पर -1, फिर यहाँ भी आपके पास -2 फिर -1, यहाँ पर आपके पास बनेगा 1 -1 और फिर यहाँ पर आपके पास -2 1 करा रहा होगा, ये चीज आपके पास हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपके पास क्या होगा, x1 x2 x3 हमारे पास होगा और इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर 0 0 0 1 करा रहा होगा। ठीक है, तो ये आपके पास मैट्रिक्स बनेगा। इसका इक्वेशन हमारे पास किस प्रकार से होगा, तो इसको और मल्टीप्लाई करते रहेंगे, यानी कि -2 x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू हमारे पास 0 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे इस पूरे रो में, कॉलम में, तो यहाँ पर बनेगा -x1 माइनस x2 माइनस x3 इक्वल हमारे पास 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास बनेगा x1 माइनस x2 माइनस 2x3 इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग दे ABC हो गया था, D E और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा F इक्वेशन। ठीक है, क्रेमर्स रूल से इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, देखिए आपके पास हो जाता है कि नहीं। तो आई थिंक अब सी हो जाना चाहिए, हर बार तो चीजें नहीं। क्रेमर्स रूल में हम लोग सबसे पहले x1 लिखते हैं, फिर यहाँ पर -x2 लिखते हैं और फिर यहाँ पर हम लोग x3 लिखते हैं, अपॉन लगाते हैं अपॉन लगाते हैं अपॉन लगाते हैं, ये सब आपस में इक्वल भी होते हैं। फिर डिटर्मिनेंट बनाते हैं हम लोग, माइनस लिखते हैं डिटर्मिनेंट, किसी दो इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर उठा लेते हैं। देखिए हम लोग पहले और दूसरे इक्वेशन को ले लेते हैं। यहाँ पर x1 के लिए माइनर क्या होगा, -1 और -1, और फिर इन दोनों कोएफिशिएंट को लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा -1, फिर यहाँ पर x3 का कोएफिशिएंट +1 है, फिर यहाँ पर हमने -1 और फिर यहाँ पर हमारे पास -1 आया। ठीक है, अब x2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसको और ये दोनों को, यानी कि -2 -1 और 1 -1, यानी कि यहाँ आएगा -2 -1 और यहाँ आएगा 1 -1। फिर यहाँ पर हमारे x3 के लिए जब बात करेंगे तो इन चारों का कोफिशिएंट लिख देंगे एज इट इज, -2 -1 -1 -1, यानी कि -2 -1 -1 ठीक है, ये हमारे पास 1 है तो और ये माइनस में है, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, तो ये होगा x1 अपॉन, यहाँ पर क्या होगा +1 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पर नीचे 2 आ जाएगा, इक्वल हमारे पास लिखे -x2 अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास x2 अपॉन, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन +2 हो जाएगा, माइनस और माइनस ये, यानी कि भी प्लस हो जाएगा, +2 +1, यानी कि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो होगा वो इसकी वैल्यू हमारे पास 3 बनकर आ रही होगी। ठीक है, x1 ये क्या हुआ +1 था और फिर -1, यानी कि ये भी वैल्यू तो 3 आएगी ना, इक्वल ये हमारे पास क्या होगा x3 अपॉन, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी -2 और -1, यानी कि +1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू प्लस में है, ये -2 -1, यानी कि ये हमारे पास क्या आएगा +2, फिर -1 और -1, यानी कि इसका वैल्यू +1 में है और फिर -1, यानी कि हमारे पास इसकी वैल्यू भी आपके पास 3 निकल कर आ जाएगी। तो आप लोग क्या कह सकते हैं फाइनली, फॉर आइगन वैल्यू लेफ्ट इक्वल टू 3, ठीक है, लिख सकते हैं
इन सबको कट कर दीजिए आप लोग, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सबको डिवाइड कर दिए, यानी कि यहाँ से आपके पास वैल्यू आया x1/1 इक्वल x2 माइनस में था तो नीचे हम लोग -1 रख देंगे इक्वल x3 यहाँ पर सिंपली 1 हो जाएगा। तो फॉर लेब्डा इक्वल 4, लेब्डा इक्वल 4 आइगन वेक्टर इक्वल हमारे पास क्या होगा 1 -1 और +1, ठीक है। ये हमारे पास आइगन वेक्टर निकल कर ये तीनों आएंगे। तो इसको आप लोग देख लीजिए, मैं साइड हट जाता हूँ, आई थिंक आपको दिख जाएगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। आइए, तो ये हमारे पास आंसर है, यही हमारे पास क्या निकल कर आया है आंसर। 1 और 4 के लिए आपने यहाँ पर निकाल दिया। तो चीजें थोड़ा सा बनकर जा रही हैं भाई, हटो, ये क्या हो रहा है? ठीक, तो आई थिंक आपने इस चीज को समझा और आइगन वेक्टर निकालना यहाँ पर आप सीखे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर आपने निकाला और ये काफी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है डिस्कस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है एज रिगार्ड एक्सिस्टेंस एंड नेचर ऑफ सोल्यूशन, यानी कि 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके पास दे दिया है। तो इसका आपको नेचर बताना है और मतलब कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, इसकी कितने सोल्यूशन होंगे, इन सब टर्म को आपको यहाँ पर बताना होगा। तो सबसे पहले मैं छोटा सा चीज आपको रिवाइव करा देना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंट कब होता है, इनकंसिस्टेंट कब होता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से हम लोग किस प्रकार से चीजें प्राप्त करते हैं। तो आइए इसके पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर बातें डन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये बात कह लेते हैं कि जब भी हमारे पास ए एक्स इक्वल टू बी टाइप में हो, ए हमारे पास मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है और एक्स हमारे पास अननोन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो वो चीज है। तो कंसिस्टेंट होता है जब हमारे पास रैंक ऑफ ए इक्वल हो जाता है रैंक ऑफ एगुमेंटेड मैट्रिक्स ए इज टू बी, ठीक है। यानी कि ए बी के एगुमेंटेड मैट्रिक्स ए और बी के एगुमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर रैंक आ जाता है, तब हम कहते हैं कंसिस्टेंट हो गया। और इसमें हमारे पास यूनिक होता है, यूनिक सोल्यूशन कब होता है, तो यूनिक सोल्यूशन हमारे पास होता है जब डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। और दूसरी बात इसकी हम लोग डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और यहाँ पर रैंक ऑफ ए इज टू बी जो होता है वह इक्वल होता है रैंक ऑफ ए के, और ये इक्वल होता है नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन या फिर नंबर ऑफ इक्वेशन कर दें। अननोन का मतलब क्या है, x1 x2 x3 जो भी वेरिएबल्स होंगे उसी की बात हम लोग यहाँ पर किए हैं। दूसरी बात, ये इनफाइनाइट सोल्यूशन यानी कि इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर 0 हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर रैंक ऑफ ए बी का एगुमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल होता है रैंक ऑफ ए, ठीक है। या लेस देन हमारे पास n आ जाए, लेस देन n यानी कि नंबर ऑफ अननोन, उस केस में हम लोग कहते हैं कि इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा कंसिस्टेंट सीक्वेंस का। अब देखिए यहाँ पर अब कुछ बातें इनकंसिस्टेंट के ऊपर कर लेते हैं। तो इनकंसिस्टेंट में इनकंसिस्टेंट की बात जब हम करते हैं तो वहां पर हमारे पास रैंक, अच्छा सबसे पहले कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा, और दूसरी बात हमारे पास क्या होगा कि रैंक ऑफ ए इज टू बी, यानी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए आ रहा होगा, ठीक है। तब हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, इनकंसिस्टेंट मैट्रिक्स और ये हमारे पास क्या होगा, नो सोल्यूशन। इस केस में हमारे पास नो सोल्यूशन बनता है, ठीक है, सोल्यूशन नहीं बनता। तो चीजें क्या होगी, अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो वहां पर अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सोल्यूशन बनेगा। और ये कंडीशन यहाँ पर जरूर फॉलो होना चाहिए, जो कि हमारे पास कंसिस्टेंट का तो सोल्यूशन है ही, ठीक है। ये नंबर ऑफ अननोन के बराबर यानी कि नंबर ऑफ n इक्वल नंबर ऑफ अननोन, ठीक है। तो यूनिक सोल्यूशन होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए के बराबर है लेकिन नंबर ऑफ अननोन से कम है रैंक ऑफ ए, तब हम कहेंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन है। और इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन क्या होता है, जब हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो होता है वो डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए आए और डिटर्मिनेंट इसका इक्वल टू 0 हो जाता है, हमारे पास नो सोल्यूशन होता है। तो हमारे पास ये कंसेप्ट था, इसको आपको ध्यान देना था। आइए
हमारे पास यहाँ पर बातें कही क्या गई हैं, तीन आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, तीनों मैट्रिक्स को एक बार हम लोग देखते हैं। तीनों मैट्रिक्स हमारे पास क्या क्या गिवन है। चलिए आइए इसको हम लोग मैट्रिक्स को फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इस बात को हम लोग यहाँ पर डील करते हैं। वी कैन राइट सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। मैट्रिक्स इक्वेशन लिख दीजिए, मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या होगा, सबका कोएफिशिएंट को हम लोग सिंपली लिखेंगे 1 1 और k, 1 1 और यहाँ पर आ जाएगा k, फिर 1 2 और 1, 1 2 और 1, यहाँ पर क्या होगा 4 -2 1, 4 -2 और यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। अब ax हमारे पास क्या निकल कर आएगा, अच्छा ax यहाँ पर लिखेंगे, मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा ax इक्वल b, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास होगा x1 xyz नहीं है, यहाँ पर x1 x2 नहीं है, ये होगा xy और यहाँ पर हो जाएगा z, ठीक है। इक्वल टू हमारे पास b क्या है, तो b हमारे पास 6 6 और यहाँ पर भी आपके पास एटलीस्ट 6 ही आया हुआ है। तो अब इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट या फिर सोल्यूशन इसका नेचर को प्राप्त करने के लिए हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे होंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पर सिंपली आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। अरे यार ये क्या हो गया, मेरे पेन टैब में कोई एक बटन है जिससे रीडो होता है। यहाँ पर हमने सिस्टम लिखा हुआ था, सब गायब हो गया। आइए फिर लिखते हैं, ये क्या होगा हमारे पास x y और यहाँ पर होगा z और इक्वल हमारे पास क्या होगा 6 6 और 6, ठीक है। ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, ठीक है। ax इक्वल टू बी हमने यहाँ पर लिख दिया, पेज को ऐड करते हैं यहाँ पे। हाँ, अब हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स प्राप्त करना होगा, यानी कि a इज टू बी। तो a हमारे पास क्या है, इक्वल हमारे पास a हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनकर आया है, इस बात को देखेंगे हम लोग। तो ये हमारे पास निकल कर आया है 1 1 4 1 2 -2 और k 1 1। तो इसको हम लोग लिखते हैं 1 1 4 1 2 -2 और यहाँ पर हमारे पास है k 1 और यहाँ पर है 1, इस टू यहाँ पर 6 लिखेंगे क्योंकि b हमारे पास सभी जगह 6 है, तो इस टर्म को हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या फॉर्म करना होगा, इक्लोन फॉर्म से इसका हमें रैंक प्राप्त करना होगा, ठीक है। रिड्यूस बाय इक्लोन फॉर्म एंड फाइंड रैंक, ठीक है, क्योंकि रैंक पर ही हम लोग कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बता रहे होंगे। तो आइए, इक्लोन फॉर्म हमसे क्या कहता है कि डायगोनल के नीचे 0 0 बनाना होता है। तो यानी कि यहाँ पर हमें 0 चाहिए, यहाँ पर हमें 0 चाहिए, और केवल रो ऑपरेशन यहाँ पर यूज होता है ना। तो रो ऑपरेशन का हम लोग सिंपली यहाँ पर यूज करेंगे। तो R2 यानी कि यहाँ पर 1 है, इसको 0 करना है, तो R2 को रिड्यूस करेंगे R2 माइनस R1 करके, और यहाँ पर भी हमें माइनस, यहाँ पर भी 0 करना होगा। तो यहाँ पर 0 पुट करने के लिए, यानी कि R3 को 0 करने के लिए R3 माइनस के, इसमें करेंगे के R1, ठीक है। तब हमारे पास यहाँ पर 0 आएगा। तो इसको हम लोग यानी कि लिखेंगे क्या, हमारे पास a इज टू बी, यानी कि ये हमारे पास बनेगा क्या, इस टर्म को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ये हमारे पास टर्म बनेगा, देखिए, हाँ R2 यानी कि हाँ, तो हमारे पास 0 बन गया, और फिर R2 माइनस R1, 2 माइनस 1 यानी कि हमारे पास यहाँ पर बनेगा 1, 2 माइनस 1 हमारे पास यहाँ पर 1 बनेगा। अच्छा, ये इसको नहीं चेंज करना था ना, यहाँ भी नहीं चेंज करना था, रो पहला रो तो एज इट इज है 1 1 और 4 इस टू यहाँ पर हो गया 6, ठीक है। यहाँ पर हमारे R2 चेंज करना है, यानी कि ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगा, फिर R2 माइनस R1, तो 2 माइनस 1 यानी कि हमारे पास यहाँ पर बनेगा 1, और -2 माइनस 4 यानी कि यहाँ पर -6 बनेगा, -6 इस टू यहाँ पर क्या होगा, R2 हमारे पास है 6
माइनस R1 यानी कि यहाँ पर हमारे पास 0 बन रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, तो ये टर्म हमारे पास 0 बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, R3 हमारे पास है 1 माइनस के 1, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा 1 माइनस के, 1 माइनस के। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या बनेगा R3 यानी कि 1 माइनस के 4, 1 माइनस 4 के, 1 माइनस 4 के इस टू यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा 6 माइनस 6 के, ये हमारे पास बनेगा 6 माइनस 6 के। ये हमारे पास मैट्रिक्स बनकर आया हुआ है, ठीक है। ठीक है, ये मैट्रिक्स बनकर आया हुआ है। अब एक चीज और आप देखेंगे यहां पर कि हमें एक और रो ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा ये टर्म 0 बनाने के लिए। तो इस टर्म को 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करें, तो देखिए क्योंकि इक्लोन फॉर्म में हमें क्या डायगोनल यानी कि यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब इसके नीचे हमें 0 बनाना है ना, तो यहाँ पर R3 को हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, R3 माइनस यहाँ पर 1 माइनस के है, तो और यहाँ पर 1 है, तो इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, R3 माइनस 1 माइनस के R2, ठीक है। अब ये टर्म 0 हो जाएगा, तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं क्या कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A इज टू B इक्वल हमारे पास हो सकता है 1 1 4 इज टू यहाँ पर 6 है, फिर यहाँ पर 0 1 माइनस 6 इज टू यहाँ पर आपके पास 0 है। ये टर्म हमारे पास देखिएगा R3 माइनस ये R2 की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमारे पास एज इट इज रह जाएगा। अब R3 1 माइनस के है, माइनस 1 माइनस के और R2 यानी कि ये टर्म हमारे पास यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो R3 हमारे पास 1 माइनस 4 के है, 1 माइनस 4 के माइनस 1 माइनस के, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगी, वो होगी 7 माइनस 10 के, 7 माइनस 10 के। इसको आप लोग एक बार सॉल्व करना, और इसकी जब वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करने जाएंगे तो चूंकि R2 हमारे पास 0 है, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यह 6 माइनस 6 के ही बनकर रह जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आई थिंक आपने यहाँ पर देखा। फर्दर अब आप बात करें तो यहाँ पर अगर आपके पास 1 होता तब हम कहते क्या कि हमारे पास यहाँ पर चीजें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं लाया जा सकता, किसी भी ऑपरेशन को यूज करके आप लोग वहां पर 1 आप लोग नहीं ला सकते हैं। तो अब एक बात यहाँ से क्लियरली आप एक बात देख सकते हैं कि नेचर बताना है, यानी कि कॉन्सिस्टेंट है कि इनकॉन्सिस्टेंट है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट कभी निकाल ही नहीं सकते ना। इसका डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम यानी कि की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो रैंक इसका निकालना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग एक काम कर सकते हैं कि एक पेज यहाँ पर ऐड कर दीजिए, we can find value of k on basis of determinant, ठीक है। बेसिस ऑफ डिटर्मिनेंट हम क्या कहें, अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल हो जाए 0 के, और एक बार कह रहे हैं अगर डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। तो इक्वल जब डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा 0 के, तो यहाँ पर हमारे पास क्या कौन सा सोल्यूशन बनता है, दिस इंप्लाइज हमारे पास यहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशन बनेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। और इनफाइनाइट सोल्यूशन बनेगा, और डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 पर इनफाइनाइट बन सकता है, और यहाँ पर नो सोल्यूशन। अभी हमने यहाँ पर देखा हुआ कि या अगर इक्वल 0 पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या देखा है, हाँ यहाँ पर हमने देखा है, देखिए यहाँ पर क्या है कि डिटरमिनेंट अगर 0 है तो इनकॉन्सिस्टेंट है और नो सोल्यूशन हो सकता है, डिटरमिनेंट इक्वल 0 है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकता है। तो इसी दोनों बात को हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो अगर डिटरमिनेंट इक्वल 0 है और डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। अगर डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 है तो हमें क्या मिलेगा, एक यूनिक सोल्यूशन मिल रहा होगा। तो इस बात को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि 7 माइनस 10 के की वैल्यू हम लोग ये इक्वल 0 हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास 7 ये इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस 10 के इक्वल टू 7 लिख सकते हैं माइनस का, और यहाँ से के की वैल्यू हमारे पास 7/10 आ सकता है, ठीक है। अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हो गया तो, और अगर डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि 7 माइनस 10 के डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और फिर यहाँ से माइनस 10 के इक्वल डज नॉट इक्वल टू हम लोग माइनस 7 कर सकते हैं, और के की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 7/10 आएगी, ठीक है।
तो ये दो सोल्यूशन, ये दो आंसर हमें के की वैल्यू प्राप्त होगी कि जब हमारे पास कंसिस्टेंट सीक्वेंस होगा, इनको जब इनफाइनाइट सोल्यूशन हो रहा होगा उसमें के की वैल्यू हमारे पास ये होगी, और के की डज नॉट इक्वल टू 0 इफ 7/10, ये हमारे पास दो वैल्यू यहाँ पर बनकर आएंगी। ये कब होगा? तो ये हमारे पास कंसिस्टेंट सिस्टम में होगा, यानी कि कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। और ये कब होगा? तो ये हमारे पास कंसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंट, क्योंकि इनफाइनाइट सोल्यूशन हमें कंसिस्टेंट में मिलेगी और नॉन सोल्यूशन हमारे पास इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन, ठीक है। तो ये दोनों हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको प्राप्त करना था। थोड़ी सी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही होंगी वो कंसिस्टेंट नेचर निकालने में, तो नेचर के लिए हमने यहाँ पर एक पीपीटी ऐड किया हुआ है, तो इसको आप लोग एक बार समझ लीजिएगा। बाकी चीजें हम लोग यहाँ पर डन कर ली हैं, ठीक है। आइए थोड़ी सी चीजें हम लोग डिलीट करते हैं, यानी कि इस पर आके हम लोग डिलीट का ऑप्शन दिए और इस टर्म को डिलीट, ठीक है, और फिर यहाँ पर इक्वल, ठीक है। अब चीजें डिलीट हो गई हैं। और वीडियो काफी लेंदी हो रहा है, तो लेंदी चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे। आप लोग सिंपली वीडियो को 2x पर भी देख सकते हैं। 2x पर देखने के बाद आप लोग पीपीटी भी डिस्क्रिप्शन लिंक पे है, उस पर आप लोग जाकर पीपीटी ले सकते हैं। दूसरी बात, आपके पास तो फायदे ही फायदे हैं, 2x में देख लेना। मुझे चिल्ला रहा हूँ, काफी घंटे हो गए हमको चिल्लाते हुए और समय भी काफी हो गया, 12 बज गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हो सकता है आपके पास ब्रेनफुल स्टडी के पास चीजें नहीं दिख रही होगी, लेकिन हल्का दिखेगा 0049, यानी कि 12:49, 1 बजने के करीब में हम लोग यहाँ पर चीजें आ गई हैं। तो हम लोग तो सॉल्व कर रहे हैं, हमारे साथ आप भी सॉल्व करते रहिए। और वीडियो लेंदी है फिर भी देखना तो पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए हम वर्क कर रहे हैं। तो और कोई एक और बात है कि आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, sahil_ydb_sy हमारा इंस्टा आईडी है, तो इस पर आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी आइए चीजें हम लोग यहाँ पर डन करते हैं, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन तो 2023-24 में पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ देयर आइगन वैल्यू, यानी कि ए मैट्रिक्स दिया है तो प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू और सम ऑफ वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो सम ऑफ आइगन वैल्यू हमारे पास क्या होता है? सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू होता है हमारे पास ट्रेस, TRACE, ट्रेस ऑफ ए, और यही हमारे पास इक्वल होता है सम ऑफ डायगोनल, सम ऑफ डायगोनल, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या निकली? डायगोनल हमारे पास क्या है? 8 + 2, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी 10, ठीक है। दूसरी बात, हमसे क्या पूछ रहा है कि सर निकालना है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, EIGEN आइगन वैल्यू। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू हमारे पास क्या होता है? तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू हमारे पास होता है डिटर्मिनेंट, DETERMI, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा A to 16 माइनस 4 into 2, ये हो जाएगा -8, यानी कि हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 16 + 8, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 24, ठीक है। तो ये दोनों का आंसर आपने निकाल दिया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में था। अब चीजें हमारे पास थोड़ी सी लेंदी हो गई हैं, तो अब देखना सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन है और फिर आइगन मैट्रिक्स है, इसको आप लोग अपने हिसाब से सॉल्व करना और कमेंट करना। इसको कमेंट में इसका आंसर बता देना, क्योंकि आइगन वेक्टर निकालना हमने यहाँ पर बता दिया हुआ है। ए इनवर्स इस, और बाकी के टर्म को हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए रख देते हैं, क्योंकि लेंदी वीडियो बनाने का कोई खास मतलब नहीं होता है। तो आइए अब इन्हीं सब बातों के साथ हम चलते हैं, और जो पीपीटी में क्वेश्चन रह गया है उसको आप लोग कमेंट करेंगे तो हम जरूर उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको चाहिए कि कमेंट जरूर से जरूर करें। और ठीक है, फिर अब हम लोग चलते हैं जेठालाल की तरह, बोरिया बिस्तर को पैक करते हैं और अपने अपने जगह पर चलते हैं। फिर थैंक यू, और थैंक यू की स्लाइड देते हुए मुझे एक चीज बताने के बहुत ही मतलब मन है कि मैं आपसे बात कहूं कि आप सभी इस पूरे लेक्चर को देखना। जो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस नहीं भी कराया है उसके लिए आप कमेंट करिएगा। कमेंट करेंगे तो चीजें हमें लगेगा कि आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए हम लोग वीडियो रेगुलर बेसिस पर लाते रहेंगे। ठीक है, फिलहाल तो मेरा इंट्रोडक्शन यही है कि मैं टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन पर पढ़ाता हूँ, PW, और फिर रोजगार विद अंकित में भी हमारी बात चल रही थी जाने की, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसकी वजह से हमने वहां पर नहीं साइन हो पाए। फिलहाल एक छोटा सा सिस्टम है अपना, वहां पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है,
फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट डे जब आपकी कमेंट हो रही होगी, फिर हमारे यहाँ पर वीडियो जा रही होगी। थैंक यू, और मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। यूनिट 2 और 3, 4, 5 के लिए भी आप लोग कमेंट करेंगे तो हम वीडियो जरूर प्रोवाइड कराएंगे, और पीपीटी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, फिर बाय बाय, टाटा।